कंक्रीट के जो सेंट्रॉइड है, सेक्शन ऑफ सेंट्रॉइड से लेके टॉप फाइबर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ वाई टी, सेंट्रॉइड से वाई टी तक। और अगर हम बॉटम फाइबर तक कंसीडर करते तो वाई बी हो जाता। तो हम क्रैकिंग मूवमेंट के लिए हम जब बात करते हैं बॉटम फाइबर की तो हम डिस्टेंस जो है वो कंक्रीट का टॉप फाइबर तक कंसीडर कर रहे हैं या एक्सट्रीम फाइबर तक कंसीडर कर रहे हैं। सो हमारे पास क्रैकिंग मूवमेंट, यही हमने इक्वेशन यूज की है। सिंपल इक्वेशन हमारे पास ये है, हमने इक्वेट किया है कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर हम आगे पीछे करके जो हमने इक्वेट किया दोनों चीजों को, तो हम क्रैकिंग मूवमेंट का फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं। सो द क्रैकिंग मूवमेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास क्या था, एस बी इज द सेक्शन मॉडुलस एट द बॉटम फाइबर, जो कि होता है ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय वाई टी के। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे एस बी लिखते तब भी कोई फर्क नहीं था, हमने क्या लिखा, एस बी इज इक्वल्स टू या सेक्शन मॉडुलस एट द बॉटम फाइबर इज इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय वाई टी इनटू PE over AC 1 plus ECB over R स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को हमने इक्वेट किया था, तो यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हमारा 7.5 अंडर रूट FC डैश इंटू लैम्डा, ये ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर आ गया। तो जब हमने इन तमाम इक्वेशन को दोबारा रीराइट करके रीअरेंज किया तो यहाँ पे I ग्रॉस डिवाइड बाय वाई टी वी गॉट SB जो कि सेक्शन मॉडुलस है एट द बॉटम फाइबर 7.5 लैम्डा अंडर रूट FC डैश प्लस PE ओवर AC 1 प्लस ECB ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास क्रैकिंग मूवमेंट इक्वेशन जनरेट हुई, जो कि यहाँ पे हमने दोबारा लिख ली। SB is a section modulus at the bottom fiber. More conservatively from this equation, the cracking moment due to that portion of the applied load that causes cracking कि overall इस condition में से हमने distribute किया मजीद कि जो cracking हमारी appear हो रही है, जो क्रैकिंग मूवमेंट हमारी क्रैकिंग को जनरेट करा रही है, वो हम कंसीडर करते हैं इज इक्वल्स टू SB। यहाँ पे 7.5 के बजाय आप अगर 6 कंसीडर करते हैं या 6 की जगह पे 7.5 इंटू लैम्डा रखते हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये हमें कोड सजेस्ट करते हैं कि आप 7.5 भी यूज कर सकते हैं और 6 भी यूज कर सकते हैं। तो 7.5 और 6 लैम्डा अंडर रूट सी डैश प्लस इस फॉर्मूले के बजाय हमने FCE माइनस FD रखा या स्ट्रेस CE माइनस स्ट्रेस एट D। अब स्ट्रेस CE और स्ट्रेस D क्या होता है? स्ट्रेस CE इज द कंपैरेटिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट सेक्शन ड्यू टू इफेक्टिव प्री स्ट्रेस। कि यहाँ पे इफेक्टिव प्री स्ट्रेस यानी कि इनिशियल प्री स्ट्रेस जिसमें से हमने लॉसेस माइनस कर लिए, तो ओवरऑल हमारे पास जो इफेक्टिव प्री स्ट्रेस बच जाता है आफ्टर लॉसेस, वो हमने कंसीडर करना है। और D जो स्ट्रेस है वो बेसिकली हमारे पास एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेसेस है ड्यू टू द डेड लोड। तो ये हमारे पास जो प्रीस्ट्रेसिंग की वजह से इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग की स्ट्रेसेस और लॉसेस को हमने इग्नोर कर दिया, उसके बाद डेड लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस थी उनको हमने कंसीडर किया। तो अगेन हमारे पास प्री क्रैकिंग स्टेज के अंदर ये जैसे मैंने अभी बात बताई आपको कि अगर आप फैक्टर 7.5 यूज करते हैं या 6 यूज करते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फैक्टर ऑफ 7.5 कैन आल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ 6 फॉर डिफ्लेक्शन पर्पसेस फॉर द बीम्स। सो इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म टू द PCI फॉर्मेट जो हमारे पास प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन या आई सेक्शन गर्डर जो हैं उनके लिए हम कंडीशन यूज करते हैं। क्रैकिंग मूवमेंट डिवाइडेड बाय अनफैक्टर्ड लाइव लोड मूवमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस FTL माइनस FR डिवाइड बाय FL। क्रैकिंग मूवमेंट ओवर मैक्सिमम सर्विस अनफैक्टर्ड लाइव लोड मूवमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस stresses at TL minus stresses in R या flexural strength of concrete या modes of rupture of concrete divided by stresses in L। अब FTL बेसिकली क्या है? फाइनल कैलकुलेटेड टोटल सर्विस लोड concrete stresses in the member। modes of rupture हो गया। FL is the service live load of concrete stresses। कि सर्विस लाइव लोड के अंदर जो हमारे पास स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं उनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। तो ये तमाम स्ट्रेसेस फार्मूलाज इक्वेशंस जो हमने क्रैकिंग मूवमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट की, कंसीडर की, डेवलप की, इनको मजीद आपकी तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अगर हम एक छोटा सा सिंपल एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं उसके अंदर तमाम चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो नाउ वी हैव अ कैलकुलेशन ऑफ द क्रैकिंग मूवमेंट्स। हम क्रैकिंग मूवमेंट किस तरह से कंसीडर करते हैं मेंबर्स के अंदर। So we have a design example here. Compute the cracking moment MCR for a pre-stressed rectangular beam. हम simple rectangular beam consider कर रहे हैं section having a cross section of width 12 inches and total depth of 24 inches. Concrete comparative strength is 4000 psi. However, the concrete stresses FB यानी कि stresses at the bottom fiber due to eccentric pre-stress. Eccentricity या eccentric pre-stress की वजह से जो हमारे पास बॉटम फाइबर के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हुई, जो कि आप लास्ट क्लासेस के अंदर ऑलरेडी सॉल्व कराए हैं। लास्ट क्लासेस के अंदर यही था कि प्री स्ट्रेसिंग इतनी है,
आपके पास मेंबर के ये डायमेंशंस हैं, प्री स्ट्रेसिंग की इंटेंसिटीज आ गई, लॉसेस आ गए, सारी चीज़ें निकाल के आपने एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर स्ट्रेसेस कंप्यूट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको स्ट्रेसेस एट द एक्सट्रीम फाइबर, बॉटम फाइबर के ऊपर कंप्रेशन के अंदर स्ट्रेस गिवन है 1850 psi। So use the modulus of rupture value as 7.5 lambda under root fc dash. You have to consider or you have to calculate the cracking moment. अब लास्ट क्लासेस के अंदर आप क्रैकिंग जो फाइबर स्ट्रेसेस थी वो कंप्यूट कराए थे। अगर मैं उन्हीं डिज़ाइन को चूज करता हूं तो यहाँ पे आप उन्हीं वैल्यूज को कंसिडर करके भी क्रैकिंग मूवमेंट को निकाल सकते हैं। सो मॉडुलस ऑफ रप्चर इज इक्वल्स टू 7.5 लैम्डा अंडर रूट एफ सी डैश। लैम्डा अगेन इस हमने कोई भी स्पेशल कॉन्क्रीट की बात नहीं की डिज़ाइन के अंदर, क्या हम लाइट वेट कॉन्क्रीट यूज़ कर रहे हैं या हैवी वेट कॉन्क्रीट यूज़ कर रहे हैं। लैम्डा अगेन इज इक्वल्स टू 1। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर हमारे पास आ गया 7.5 अंडर रूट एफ सी डैश। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या मॉडुलस ऑफ रप्चर वी गॉट 7.5 अंडर रूट 4000, वी गॉट 474 psi। और ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन का BGQ by 12, B हमारे पास 12 था, D हमारे पास 24 है, पावर 3 डिवाइड बाय 12 वी गॉट 30,824 इंच पावर 4। YT इज द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड से लेके टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर तक का जो डिस्टेंस है H/2, 24/2 वी गॉट 12 इंचेस। अप टू द टेंशन फाइबर जो हमारे पास SB है या सेक्शन with respect to section modulus at the bottom fiber is equals to gross moment of inertia divided by YT. So gross moment of inertia 13,824 divided by 12 inches we got 1152. So cracking moment is equals to section modulus under root FC 7.5 lambda under root FC dash plus PE pre-stressing effective force या pre-stressing effective force divided by area C cross sectional area into 1 plus ECB over R square। तो ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस इक्वेशन जो हमने अभी लास्ट सेक्शन के अंदर डिस्कस की, हमने जो डेवलप किया था यहाँ से, ये हमने इक्वेशन चूज की। यहाँ पे हमारे पास SP की वैल्यू है 7.5, लैम्डा वी हैव 1, FC डैश इज इक्वल टू 4000 psi। यहाँ पे ये जो कंडीशन है PE ओवर AC 1 प्लस ECB ओवर R स्क्वायर, ये बेसिकली आपका पुराने इक्वेशंस और फार्मूलाज से कंडीशन चूज की गई है कि जब आप फाइबर स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे थे एट बॉटम फाइबर तो आपका मेजर जो फार्मूला था वो यही कंडीशन यूज हो रही थी। जबकि इस डिज़ाइन के अंदर हमें बॉटम फाइबर के ऊपर स्ट्रेसेस ऑलरेडी गिवन है, तो इस वजह से हमारे पास जो स्ट्रेसेस की वैल्यू आ रही है वो 1850 psi थी। अब जब यहाँ पे हमने 1850 psi की वैल्यू इस पूरे फॉर्मूला के बजाय PE ओवर AC 1 प्लस ECB ओवर R स्क्वायर के बजाय 1850 रखी, तो हमारे पास क्रैकिंग मूवमेंट इज इक्वल टू 2.68 इंटू 10⁻⁶ पाउंड इंच वैल्यू आ गई। अगर ये था क्रैक्ड या ये था हमारे पास क्रैकिंग मूवमेंट फॉर अ प्री स्ट्रेस्ड बीम। जब हम बात करते हैं अगर हमारा मेंबर प्री स्ट्रेस नहीं होता, इफ द बीम वर नॉट प्री स्ट्रेस द क्रैकिंग मूवमेंट वुड बी। अब क्रैकिंग मूवमेंट हम प्री स्ट्रेस नहीं करते यहाँ पे, तो हमारे पास क्रैकिंग मूवमेंट आ जाती है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या मॉडुलस ऑफ रप्चर इनटू ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय YT, या आप यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इनटू SB भी कर सकते थे। सो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हमारे पास है 474 psi इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वी हैव 13,824 डिवाइड बाय YT वी हैव 12। तो हमारे पास क्रैकिंग मूवमेंट जो है वो कितनी आ गई 0.546 इंटू 10⁻⁶ पाउंड इंच। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रैकिंग मूवमेंट फॉर रिइंफोर्स बीम जिसके अंदर प्रीस्ट्रेसिंग नहीं है कितनी वैल्यू आ रही है 0.54। और अगर हम प्रीस्ट्रेसिंग हमने प्रोवाइड की जिसके अंदर स्ट्रेसेस हमारे पास बॉटम फाइबर के ऊपर जो स्ट्रेसेस थी वो 1850 psi की आ रही थी, तो इस केस के अंदर क्रैकिंग मूवमेंट हमारा कहाँ जनरेट हो रहा है 2.68 इंटू 10⁻⁶ पाउंड पर इंच। वैल्यूज के अंदर आप एक ह्यूज डिफरेंस भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं लोड डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप फॉर पोस्ट क्रैकिंग स्टेज, जो कि हमारी दूसरी स्टेज आती है प्री क्रैकिंग के बाद रीजन 2 के अंदर। प्री क्रैकिंग रीजन एंड्स एट द इनिशिएशन ऑफ द फर्स्ट क्रैक, के पहले रीजन जो है हमारा पहली क्रैक जैसे ही अपीयर हुई पहला रीजन खत्म हो चुका और उसके बाद दूसरा रीजन शुरू हो जाता है एज शोन इन द फिगर, जिस तरह से हमने फिगर में डिस्कस किया। और ज्यादातर जो बीम्स हैं रियल इंडस्ट्री के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द बीम्स लाई इन दिस रीजन एट सर्विस लोडिंग्स। A beam undergoes varying degrees of cracking along the span corresponding to the stress and deflection levels at each section। कि जैसे ही बीम जो है वो वेरियस डिग्रीज ऑफ जो है वो लोडिंग आप इंक्रीज करते जाओगे, डिग्रीज ऑफ क्रैकिंग जो है वो अलोंग द स्पान चेंज होती जाएगी। Hence the cracks are wider and deeper at mid span, whereas only narrow and minor cracks develop at the
एट द और नियर द सपोर्ट्स, कि जैसे ही आपका लोड इंक्रीज होता जाएगा मेंबर्स के अंदर, सेक्शन जो फ्लेक्सुरल बिहेवियर होता है उसके अंदर जो सेंट्रॉइड के रीजन में जहाँ पे लोड मैक्सिमम अप्लाई हो रहा होता है, तो उसके सेंट्रल रीजन के अंदर जो बॉटम सरफेस है बीम का, वहाँ से आपकी क्रैक्स इनिशिएट होती हैं और वो साइड्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता सपोर्टिंग पॉइंट्स की तरफ जा रहे होते हैं क्रैक्स। अब हमारे पास जैसे ही लोड इंक्रीज होता जाएगा, सेंट्रल क्रैक्स जो है वो ओपन होती जाएंगी वाइडर वाइडर वाइडर, और जैसे ही आप सपोर्ट की तरफ जाते जाओगे वहाँ पे जो है वो हेयर क्रैक्स या माइक्रो क्रैक्स जो है वो अपीयर होती स्टार्ट नजर आएंगी आपको वहाँ पे। सो व्हेन द फ्लेक्सुरल क्रैक्स डेवलप, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंक्रीट इन द टेंशन एरिया डिमिनिशेस, कि जैसे ही क्रैक्स आपके डेवलप हो गए, हम क्या कंसीडर करते हैं कि कंक्रीट इन द टेंशन रीजन हैज नो एनी वैल्यू। हम क्या, इसी वजह से तो हमने रिइंफोर्समेंट यूज की थी मेंबर्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फ्लेक्सुरल क्रैकिंग जैसे ही डेवलप होती है, कंक्रीट इन द टेंसाइल जोन उसका एक मेजर रोल जो है वो खत्म हो जाता है। Hence the overall flexural rigidity of the section is reduced, कि कंक्रीट की जैसे ही वैल्यू या कंक्रीट की जैसे ही स्ट्रेंथ या कंक्रीट एज अ मटेरियल टेंशन जोन के अंदर जैसे अपना मेजर रोल प्ले करना खत्म करता है, तो ओवरऑल जो सेक्शनल रिजिडिटी है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है सेक्शन की, वो रिड्यूस हो जाती है, मेकिंग द लोड डिफ्लेक्शन कर्व लेस स्टीप इन दिस रीजन देन इन द प्री क्रैकिंग सेगमेंट। जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि एक लीनियर लाइन डेवलप हो रही थी और जैसे क्रैक बढ़ते जा रहे थे वो थोड़ा सा लाइन जो है वो ट्रिम करता जा रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट होता जा रहा था। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रैकिंग इंक्रीजेस, स्टिफनेस कंटिन्यूज टू डिक्रीज, reaching at a lower bound value corresponding to the reduced moment of inertia of the cracked section, कि जैसे ही आपका मैग्नीट्यूड क्रैकिंग स्ट्रेसेस बढ़ती गई, क्रैक ओपन होते गए, लोड बढ़ता जा रहा है ऊपर से, तो आपकी स्टिफनेस जो सेक्शन की है वो रिड्यूस होती गई। स्टिफनेस रिड्यूस हुई, करस्पॉन्डिंग जो है वो सेक्शन ओवरऑल जो है वो डिफ्लेक्ट होता चला गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ओवरऑल वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे हमने चेक किया था कि लोड डिफ्लेक्शन कर्व जो है उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड रीजन। अब थर्ड रीजन के अंदर जैसे हमने वहाँ पे जैसे हमने सेकंड रीजन एंड किया कर्व के अंदर, हमने देखा कि थर्ड रीजन जो है हमारा फ्लैट मूव करने चला है। So the load deflection behavior are found flatter in region 3 than in the preceding regions. This is due to the substantial loss of stiffness, कि जैसे आपका सेकंड रीजन से थर्ड रीजन के अंदर ट्रांसफर हुआ, वहाँ पे ओवरऑल मेंबर जो है वो अपनी रिजिडिटी को या स्टिफनेस को लॉस कर चुका होता है, जिसकी वजह से क्रैक्स जो है वो एक्सपेंड हो जाती हैं बहुत ज़्यादा और कंसिडरेबल वाइडनिंग आ जाती है क्रैक्स के अंदर, नंबर ऑफ क्रैक्स भी इंक्रीज हो जाती हैं, थ्रू आउट द स्पैन क्रैक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और क्रैक्स ओपन हो जाने की वजह से ओवरऑल मेंबर जो है वो आपका सर्विसिबिलिटी कंडीशन के से जो है वो स्विच कर जाता है या सर्विसिबिलिटी अपनी खो देता है। एज द लोड कंटिन्यूज टू इंक्रीज, लोड जैसे ही बढ़ते जाएंगे, द स्ट्रेन इन द स्टील एट द टेंशन साइड कंटिन्यूज टू इंक्रीज बियॉन्ड द यील्डिंग स्ट्रेन विद नो एनी एडिशनल स्ट्रेसेस। अब जैसे आपने नोट किया होगा कि हम जब रियल इंडस्ट्री के अंदर जब हमारा मेंबर एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट एक फेल्यूर लोड डिफ्लेक्शन कर्व को जब पहुंच चुका होता है, उसके बाद एक एब्रप्ट या सडन फेल्यूर नहीं आता, मेंबर लोड हल्का सा या डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेंबर जो है वो डिफ्लेक्टेड, स्टिल मजीद रिफ्लेक्शन उसके अंदर अपीयर हो सकती है। इसी वजह से जो है वो द बीम इज कंसीडर्ड एट दिस स्टेज to have structurally failed by initial yielding of the tension steel. It continues to deflect without additional loading. The cracks continue to open and neutral axis continue to rise toward the outer compression fiber. Finally, a secondary compression failure develops, leading to a total crushing of the concrete in the maximum moment region, followed by the rupture. और जैसे ही आप लोड बढ़ाते जाओगे, लोड आपका बढ़ता चला गया, लोड की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, डिफॉर्मेशन उसके अंदर मेंबर के अंदर बढ़ती गई, डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन इंक्रीज होता गया, स्ट्रेन बढ़ती गई, स्ट्रेस के अंदर कोई वैल्यू के अंदर चेंजिंग नहीं आई और मेंबर जो है वो स्लोली डिफॉर्मेशन को फेस करता हुआ फाइनली जो है वो फेल हो जाता है। सो नाउ वी हैव अ डिफ्लेक्शन कैलकुलेशंस। अब डिफ्लेक्शन को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं? Deflection calculations for uncracked pre-stressed sections tend to more accurate than those for the cracked section. जो cracked section है उनके अंदर हमारे पास लिमिटेशन ज़्यादा है। अनक्रैक्ड सेक्शन को हम एक्यूरेटली या इजीली जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डिफ्लेक्शन ओवरऑल कितनी है। Since the assumption of the elastic behavior is more applicable in the cracked sections,
in the uncracked section, sorry. The use of moment of inertia of the gross section rather than the transformed section does not appreciably affect the accuracy sought in calculations. Consider a beam is pre-stressed with a constant eccentricity tendon as shown in figure. हमारे पास एक सिंपल बीम है, उसके अंदर हमने एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर प्री-स्ट्रेसिंग जो है वो प्रोवाइड की है, प्री-स्ट्रेसिंग टेंडन हमने प्रोवाइड किया था। ई जो है वो इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस है, इसेंट्रिक है, और हमारे पास जो है वो ये प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है प्री-स्ट्रेसिंग टेंडन के अंदर। अगर हम इसकी जो है एक सिंपली मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे या प्राइमरी मूवमेंट डायग्राम, तो हमारे पास मूवमेंट जब प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स एक सर्टेन इसेंट्रिसिटी के ऊपर एक्ट करता है तो मूवमेंट हमारी प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स इनटू इसेंट्रिसिटी हो जाती है। तो प्री-स्ट्रेसिंग मूवमेंट हमारे पास प्राइमरी मूवमेंट क्या डायग्राम बनी कि ओवरऑल यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म हमारे पास टेंडन जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो तमाम जो मेंबर है उसके अंदर जो मूवमेंट जनरेट हो रही है वो यूनिफॉर्म मूवमेंट जनरेट हुई P इंटू ई की, प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स इंटू इसेंट्रिक डिस्टेंस। अगर मैं इसी मूवमेंट का कैलकुलेशन करता हूं या कैलकुलेट करते हैं इसी मेंबर का इलास्टिक वेट, तो इलास्टिक वेट हमारा क्या हो जाता है, मूवमेंट ओवर स्टिफनेस। तो मूवमेंट हमारे पास क्या थी, पीई ओवर स्टिफनेस हमारे पास क्या थी, ई सी इंटू आई सी, यानी कि ई इंटू आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम सेंट्रॉइड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रॉइड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो सेंट्रॉइड डिफ्लेक्शन हमारे पास जिस तरह से हम रेक्टेंगुलर सेक्शंस के अंदर कंसीडर करते हैं यूडीएल लोडिंग, क्योंकि यहाँ पे यूडीएल केस है ना, जो थ्रू आउट द मूवमेंट जो है वो हमारे पास जनरेट हो रही है, थ्रू आउट हमारे पास वेट जनरेट हो रहा है। तो ये हमारे पास वेट डायग्राम आ गई, यूनिट वेट, और ये हमारे पास डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, WL²/8। तो यहाँ पे W हमारे पास क्या है, PE ओवर EI, ECIC, और यहाँ पे L²/8 हमारा फॉर्मूले का था। तो रिफ्लेक्शन हमारी आ गई PE EC ओवर EI ओवर L² इंटू L²/8।